हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो अपना लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है ना, ओव्यूल के अंदर कैसे वो डेवलप होता है, कौन कौन से डिविजन्स होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ के ख़त्म कर दी थी। आज हम लोग क्या करेंगे, उस एम्ब्रियो सैक पे हैं, उसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर बने हैं, उनका फंक्शन क्या है, तो पूरा जितने भी तरह के क्वेश्चंस या जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमें एम्ब्रियो सैक के बारे में होनी चाहिए, वो आज हम लोग यहाँ पे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एम्ब्रियो सैक को पूरा एकदम खत्म करेंगे और जितने लेवल पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कोशिश करेंगे सारे लेवल्स को समझने की। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, ये मैंने पहले ही बना लिया जिससे टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये एम्ब्रियो सैक जो हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक को हम लोग बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इट इज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ पॉइंट्स। इट इज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक क्यों बोलते हैं, कुछ बता सकते हो? क्योंकि जो पहली बार ये इस तरह का एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखा गया पॉलीगोनम नाम के प्लांट्स में देखा गया था। ठीक है, और इस एम्ब्रियो सैक की खासियत क्या है? इट इज 7 सेल्ड, it is 7 celled and 8 nucleated। इसमें 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर दी 7 सेल्स? इसके अंदर जो 7 सेल्स है वो कौन कौन से हैं? तो 7 सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, बताइए कौन कौन से 7 सेल्स हैं? यस, 3 एंटीपोडल सेल्स एट चलाजल एंड, 1 सेंट्रल सेल इन बिटवीन एंड 2 सिनर्जी एंड 1 egg cell इन egg apparatus। तो ये हो गए अपने टोटल 7 सेल्स। कौन कौन से 7 सेल्स हो गए यहाँ पे? दैट इज 3 एंटीपोडल्स, ठीक है, 1 सेंट्रल सेल एंड 3 सेल्स इन egg apparatus। 3 सेल्स इन egg apparatus। egg apparatus में 2 सिनर्जिड और 1 egg cell। Then arrangement pattern of cells। सेल्स का अरेंजमेंट पैटर्न क्या है? तो सेल का जो न्यूमेरिक अरेंजमेंट पैटर्न है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 + 1 + 3, है ना? 3 here, 1 in between and 3 in this end। तो 3 + 1 + 3 ये सेल्स का अरेंजमेंट पैटर्न है। याद रखना, पूछा जाता है कि हाउ आर सेल्स अरेंज्ड इन एम्ब्रियो सैक, तो दे आर अरेंज्ड इन द पैटर्न 3 + 1 + 3। ठीक है, अब 8 न्यूक्लिएटेड, तो 8 न्यूक्लियस जो है वो कहां कहां पे है? सेल 7 है तो न्यूक्लियस 8 कैसे है? तो न्यूक्लियस 8 ऐसे है कि 1 ईच इन एंटीपोडल सेल्स, 1 ईच इन एंटीपोडल्स। तो अगर 1 ईच इन एंटीपोडल्स हो गया तो टोटल यहां पे कितने न्यूक्लियस हो गए? 3। ठीक है, देन
टू पोलर न्यूक्लियाई इन यस सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल एक है लेकिन उसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो यहां पे कितने न्यूक्लियस हो गए? अभी दो, ठीक है। एंड अगेन वन ईच इन सेल्स ऑफ एग एपरेटस। तो एग एपरेटस में कितने सेल्स हैं? 3 सेल्स हैं और तीनों में एक एक न्यूक्लियस है। तो अगेन हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर? 3, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अरेंजमेंट का पैटर्न क्या हो जाएगा? यहां पे अगर मैं ये पॉइंट बना दूं एक तुम्हारे लिए नया, अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अरेंजमेंट पैटर्न क्या है? तो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट पैटर्न है 3 + 2 + 3, 3 + 2 + 3, टोटल 8। क्लियर? तो इस तरीके से हम देख पाएंगे यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ न्यूक्लियस। तो ये डिस्कशन हो गया। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि ये जो कंप्लीट एम्ब्रियो सैक है ना, ये जो कंप्लीट एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक कितने मेगास्पोर से बना है? पहले तो मेगास्पोर से बना है, कंफर्म है ना, पता है ना। तो भी कितने मेगास्पोर से बना है ये? तो ये बना है अपना एक सिंगल मेगास्पोर से ना। 3 तो रीजन 4 बने थे, 3 रीजनरेट हो गए, एक ही फंक्शनल था, उसी से पूरा डेवलप हो गया है। तो इसका जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है। इसके बाद अगर बात करना चाहे और यहीं पर इसी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को ही अगर थोड़ा सा और एलोबरेट क्या इसको क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ा और समझूं, तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन आया कि एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म इज, ठीक है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस आए। देखिए, पहला ऑप्शन है मोनोस्पोरिक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बाइस्पोरिक, तीसरा ऑप्शन है मान लेते हैं टेट्रास्पोरिक, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो आप मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट लगा के चले आएंगे, ठीक है, वो हो जाएगा गलत। क्योंकि जो हम लोग जिस तरह का एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे हैं वो मोनोस्पोरिक तरह से डेवलप हुआ है, वो एक मेगास्पोर से डेवलप हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जिनमें की जो डेवलपमेंट है वो बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक भी देखा गया है, ट्राइस्पोरिक नहीं देखा जाता है कभी भी, है ना, ट्राइस्पोरिक नहीं देखा जाता है, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट देखा गया है, ठीक है। तो यहां पे मेरा जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक। तो आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव होगा। तो इस तरह से हमने कुछ बातें डिस्कस करी अभी यहाँ पे, ठीक है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं और डिस्कशंस करते हैं इसी सेम एम्ब्रियो सैक पर बेस। अब अगले डिस्कशन में हम लोग क्या करेंगे कि इनमें जितने भी सेल्स हैं, ठीक है,
सभी सेल्स के फंक्शंस पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक। तो क्लैरिटी बने कि भाई एम्ब्रियोसाइट में सेल्स जो है उनका काम क्या है एक्चुअली में, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सेल, ठीक, यहां पे लिखता हूं उसका फंक्शन, और यहां पे लिखता हूं उसका फाइनल फेट कि अल्टीमेटली क्या होगा उसके साथ। फाइनल फेट, ठीक है। तो चार्ट टाइप का अपने को बनाना रहेगा टेबल टाइप से। तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट एंटीपोडल सेल्स। तो एंटीपोडल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। एंटीपोडल सेल्स का प्लाज्मा के बाहर की साइड यहां पे जो सेल्स है, ये कौन से सेल्स है बताइए। एंटीपोडल सेल के इस तरफ, बाहर की तरफ, एम्ब्रियोसाइट के बाद जस्ट बाहर जो एंटीपोडल सेल का साइड है वहां पे कौन से सेल्स हैं, यस, इधर चलाजल सेल्स, these are चलाजल सेल्स, ठीक है। आपको पता है चलाजल सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बायोकेमिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते रहते हैं, तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक। तो जो एंटीपोडल जो चलाजल सेल्स हैं, दे आर हाईली एक्टिव सेल्स, ठीक है, वो बहुत एक्टिव सेल्स हैं। और अगर ये उस अपनी एक्टिविटी को बनाए रख पाते हैं ना, अगर ये अपनी एक्टिविटी को बना के रखते हैं, तो क्या होता है कि भाई ये एंटीपोडल सेल्स, ये चलाजल सेल्स जो हैं, ये इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि पूरे एम्ब्रियो सैक के ऊपर चढ़ जाते हैं, डिवाइड करते 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 पूरे एम्ब्रियो सैक को सुपरसीड कर देते, तो एम्ब्रियो सैक का नामो निशान मिट जाता। इतने एक्टिव सेल्स हैं चलाजल सेल्स, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम एक्टिव हो, बहुत ज्यादा एक्टिव हो, है ना, तो एकदम तुम उछल कूद कर रहे हो, इधर से कूद रहे हो, उधर कूद रहे हो, उधर कूद रहे हो, तो तुमको रोकने का एक तरीका क्या होगा, तुमको रोकने का तरीका ये होगा कि तुम्हारे अंदर, ठीक है, तुम्हारे अंदर का जो न्यूट्रिशन है, तुम्हारे अंदर का जो फूड है, एनर्जी तुमने स्टोर कर रखी, वो एनर्जी कैसे करके कम कर दी जाए, है ना, तो और तुमको फिर दोबारा खाना नहीं दिया जाए, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो तुम एकदम एनर्जी लेस होकर के चुपचाप होके बैठ जाओगे। अब तुम यहां से वहां जाके किसी और का काम खराब नहीं करोगे, ठीक। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ चलाजल सेल्स के साथ भी एंटीपोडल सेल्स करते हैं, ठीक। तो ये चलाजल सेल्स पहले हम मान लें कि क्या है, बहुत एक्टिव है, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये पूरे एम्ब्रियो सैक को कवर कर देंगे, पूरे एम्ब्रियो सैक को सुपरसीड कर देंगे। तो जो अपने एंटीपोडल सेल्स है ना, ये एंटीपोडल सेल्स चलाजल सेल्स के साथ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बनाते हैं, ठीक है, अपने तरफ के चलाजल सेल्स के साथ ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बनाते हैं। ध्यान से याद रखिएगा कि एंटीपोडल सेल्स फॉर्म प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस विद चलाजल सेल। तो चलाजा और एंटीपोडल सेल के बीच में उन दोनों के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा, उसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, उससे कनेक्टेड है आपस में। तो इसके थ्रू क्या करता है, जो एंटीपोडल सेल होते हैं ना, वो चलाजा के न्यूट्रिशन को, ठीक है, वो चलाजा के न्यूट्रिशन को धीरे 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 अपने में ट्रांसफर करते रहते हैं। तो जब उनका न्यूट्रिशन इनमें ट्रांसफर होता रहता है तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, तो जो चलाजल सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, या उनकी एक्टिविटी बहुत 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 स्लो डाउन होने लगती है, क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशन है वो ड्रेन हो रहा है, किसमें, एंटीपोडल सेल के पास आ रहा है, ठीक। तो इनका फंक्शन क्या है एंटीपोडल सेल का, तो एंटीपोडल सेल का फंक्शन है दे लिमिट द
एक्टिविटी ऑफ चलाजल सेल ठीक है। तो ये चलाजल सेल्स की एक्टिविटी को लिमिट करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं आपको बताया मैंने अभी, है ना। अब आता है इसके आगे की चीज। तो इसमें इसको चलाजल सेल्स की एक्टिविटी को कम कर दिया। कैसे? उनके साथ हाथ मिलाया, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बनाए, उनका खाना अपने में ड्रेन करते गए। तो खाने की कमी की वजह से ये चलाजल सेल्स उतने एक्टिव नहीं रह पाए, ठीक है, और इनकी एक्टिविटी लिमिटेड हो गई। खाने की कमी की वजह से धीरे धीरे वो डीजनरेट भी आगे चल के कर जाएंगे। कौन? चलाजल सेल्स। अब क्या होता है कि ये जो एंटीपोडल सेल है, ठीक, ये एंटीपोडल सेल ने जो खाना एक्सेस में चलाजा से लिया है, वो खाना अब ये सेंट्रल सेल को देगा। इसके साथ भी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, ठीक है, इसके साथ भी इसका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है। तो जो खाना एक्सेस में ले लिया था, वो खाना किसको दे दिया? सेंट्रल सेल को दे दिया। सेंट्रल सेल वो खाना किसको देता है? सिनर्जिड को देता है, ठीक है। सेंट्रल सेल वो खाना किसको देता है? सिनर्जिड को देता है। और सिनर्जिड वो खाना किसको पहुंचाता है? एक्स सेल यानी फीमेल गैमीट को पहुंचाता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेल यहाँ पे इस एम्ब्रियो सैक का क्या है? अभी फीमेल गैमीट है, एक्स सेल है, ठीक। तो इस तरीके से ये जो न्यूट्रिशन है ये ट्रांसफर करता जा रहा है फ्रॉम चलाजा टू सेंट्रल सेल, देन टू सिनर्जिड एंड देन टू फीमेल गैमीट। ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब चलाजा के अंदर न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, है ना, चलाजा के अंदर न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, समझो ये जो है वो डीजनरेट कर गए। तो अब एंटीपोडल अपने अंदर का बचा हुआ न्यूट्रिशन किसे देगा? सेंट्रल सेल को देगा, ठीक है। और वो किसे देगा? सिनर्जिड को देगा। वो किसे देगा? एक्स सेल को देगा। तो आप क्या देखेंगे कि अल्टीमेटली जो फाइनल फेट है एंटीपोडल्स का, वो क्या है? दे विल डीजनरेट। क्यों? क्योंकि अपने अंदर का जो बचा हुआ खाना था, वो भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो आगे सेंट्रल सेल तक पहुंचा देते हैं एंड देन दे डीजनरेट, ठीक। तो फाइनल फेट क्या होता है एंटीपोडल सेल्स का? दे डीजनरेट, ठीक है। तो ये नहीं बचते, डीजनरेट कर जाते हैं। चलिए अब आगे आते हैं सेंट्रल सेल की तरफ ना। सेंट्रल सेल जो कि लार्जेस्ट सेल होता है एम्ब्रियो सैक का, इसमें सबसे पहले तो जो फंक्शन है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा वो भी लिख देते हैं। क्या? कि ट्रांसफर न्यूट्रिशन, ठीक है, फ्रॉम एंटीपोडल टू सिनर्जिड। तो बात हो गई। अभी दूसरी चीज क्या करते हैं, इस पे जो दो पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये दो जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, अब ये फंक्शन समझने से पहले मैं तुमको एक फंक्शन, एक मतलब एक फैक्ट अभी बता देता हूँ, ठीक है। आगे वैसे डिस्कस होना है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में एक मेमोराइज फैक्ट के टाइप से डाल लीजिए उसको। तो जो पॉलन ग्रेन होता है ना, वो पॉलन ग्रेन एक पॉलन ट्यूब बनाता है ऐसे, ठीक है, समझ लीजिए, जो कि ओव्यूल तक पहुंचती है, ठीक। इस पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं दो मेल गैमीट्स। क्या होते हैं? दो मेल गैमीट्स होते हैं, दो मेल गैमीट्स, ठीक है। तो इसका जो पहला मेल गैमीट है वो आकर के फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करता है, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो आकर के पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो अब सेंट्रल सेल में जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं,
पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, आपस में फ्यूज करते हैं। पहले बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से, ठीक है। तो दो पोलर न्यूक्लियाई दे फ्यूज टुगेदर, और जब ये फ्यूज करते हैं तब ये फॉर्म करते हैं क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। और इसी सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, ये सब इसके नाम हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको बोले डेफिनेटिव सेकेंडरी न्यूक्लियस, डेफिनेटिव टर्म हटा देते हैं, बाद में बता दूंगा मैं, ठीक। तो दो पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, आपस में फ्यूज कर गए टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब सेकंड मेल गैमीट है पॉलन ट्यूब के अंदर, वो सेकंड मेल गैमीट जाके फर्टिलाइज करता है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट फ्यूज विद सेकेंड मेल गैमीट, ठीक है, फ्यूज विद सेकेंड मेल गैमीट and forms पेन, पेन फॉर्म करता है। पेन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक, न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और हमारा जो सेल बनता है दैट इज कॉल्ड टेक, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। एंडोस्पर्म इसी जब अब ये और आगे डिवाइड करता है तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, सेंट्रल सेल पहले तो ट्रांसफर सेल के ऐसे काम भी कर रहे हैं, यहां से न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करके यहां पहुंचा रहा है सिनर्जिड के पास, सिनर्जिड दे रहा है अपना आगे, वो बात की बात है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहा है कि इसके जो दो पोलर न्यूक्लियाई ये पहले आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर ये सेकेंड मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके पेन बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। और ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को, ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को, वो बात की बात है, उतना टेंशन मत लो, अभी एक जस्ट जानने के लिए इसको देख लो, ठीक है। तो फाइनल फेट क्या है इसका फाइनल फेट क्या है, इट हेल्प इन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ये इसका फंक्शन भी और इसका फेट भी है, ये हेल्प इन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसका ये अपना फंक्शन, ठीक है, क्लियर। तो हमने सेंट्रल सेल और एंटीपोलर सेल्स के फंक्शन और उसके फाइनल फेट देखे। हमारे पास अब बच रहे हैं एग अपरेटस में प्रेजेंट 3 सेल्स, उनके फंक्शन, ठीक है, आइए देखते हैं। एक सिनर्जिड, एग अपरेटस का एक सेल है सिनर्जिड, सिनर्जिड का फंक्शन क्या होता है कि ये एग के डायरेक्ट कांटेक्ट में, फीमेल गैमीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो ये फीमेल गैमीट को न्यूट्रिशन देता रहता है, ठीक है। तो इनिशियली इट सर्व न्यूट्रिशन टू द फीमेल गैमीट, ठीक है, ये न्यूट्रिटिव सेल है, ठीक। तो इट सर्व न्यूट्रिशन टू फीमेल गैमीट, तो दोनों ही सिनर्जिड सेल्स फीमेल गैमीट को न्यूट्रिशन पहुंचाने का, देने का काम करते हैं, ठीक है। अब
नेक्स्ट कि मान लो जो अपना पॉलन ट्यूब है, वो पॉलन ट्यूब यहाँ पे है, अब इसके अंदर तो नहीं घुसी है, जब तक पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर नहीं जाएगी मेल गैमीट फीमेल गैमीट से कैसे वो करेगा, तो अभी तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो पॉलन ट्यूब को अंदर लाने के लिए एक तरफ का सिनर्जिड डीजनरेट कर जाता है, ठीक है, मान लेते ये कर गया, तो ये सिनर्जी डीजनरेट कर गया, अब यहां से पॉलन ट्यूब अंदर चली जा सकती है, ठीक। तो वन ऑफ द सिनर्जिड गेट डीजनरेट फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक में करवाने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि वन ऑफ द सिनर्जिड make route for entry of pollen tube by getting degenerate। तो एक सिनर्जिड पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए डीजनरेट कर जाता है, ठीक है, और दूसरा अभी इनिशियली इसे खाना खिला रहा होगा फीमेल गैमीट को, ठीक है, बट अल्टीमेटली दोनों ही सिनर्जिड सेल डीजनरेट कर जाते हैं। तो फाइनल फेट सिनर्जिड सेल का क्या होता है, दे डीजनरेट, ठीक है। तो सिनर्जिड सेल्स के बारे में हो गए। अब सिनर्जिड सेल के नीचे आपको क्या दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो उस फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन होता है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन होता है कि दे अट्रैक्ट, ठीक है, दे अट्रैक्ट एंड गाइड पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। पॉलन ट्यूब तो आ रहा है कहीं से, लेकिन वो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ ही आए क्योंकि फीमेल गैमीट यहीं पे है, तो अट्रैक्ट और गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, अपनी तरफ खींचता है कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। बिल्कुल यही टर्म याद रखना है जो टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ भी, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स एंड गाइड pollen tube towards micropylar end of embryo sac। तो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पॉलन ट्यूब को खींचना, अट्रैक्ट करना, गाइड करना, ये काम होता है फिलीफॉर्म एपरेटस का। कई बार क्वेश्चन पूछा आता है कि फिलीफॉर्म एपरेटस बनता कैसे है, तो ये क्या है भाई, ये इनवर्ड प्रोजेक्शन है किसका, सिनर्जिड की वॉल का। सिनर्जिड की वॉल के ही बेस से कुछ इनवर्ड प्रोजेक्शंस आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इसका केमिकल नेचर क्या होगा, ये सेलुलोज का बना होगा, ठीक है। सेलुलोज के साथ साथ इसके साइटोप्लाज्म से इसमें सर्टेन पेक्टिन के भी डिपोजिशंस आ जाते हैं। तो इसका जो नेचर होता है एक्चुअली में बोला जाता है इट इज पेक्टोसेल्यूलोसिक, यानी पेक्टिन और सेल्यूलोज से बना हुआ है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, अट्रैक्ट्स एंड गाइड पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। सिनर्जिड का फंक्शन क्या है, फीमेल गैमीट को खाना खिलाना, और एक सिनर्जिड डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है, फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक। तो भी सिनर्जिड का काम, मेन काम उसका फीमेल गैमीट का देखरेख करना, खाना खिलाना है, तो इसे हम नर्स सेल के भी नाम से कई बार जानते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली ये पूरा सिस्टम डीजनरेट कर जाएगा, एक तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब के लिए, और दूसरा खाना खिलाते खिलाते फीमेल गैमीट को उसके अंदर का न्यूट्रिशन इतना कम हो जाएगा कि वो खुद ही डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है लास्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेल, दैट इज द फीमेल गैमीट।
फीमेल गैमीट। तो जो फीमेल गैमीट है इसका फंक्शन क्या है? इट विल फ्यूज विद द फर्स्ट मेल गैमीट। पहला मेल गैमीट जो अंदर आया वो तुरंत जाकर के फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमीट के साथ। तो इसका फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन विद फर्स्ट मेल गैमीट। ठीक है, और इसकी वजह से क्या बनता है? जाइगोट, और जाइगोट के डेवलप होने से क्या बनता है? यस, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो ये क्योंकि एम्ब्रियो इसी सैकराइड स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप करता है, इसीलिए इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फाइनल फेट क्या है? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो इस तरह से हमने एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट सभी स्ट्रक्चर्स देखे और उसके बारे में जितना आपके लिए हो सकता था उतना डिस्कस कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अभी कुछ एक दो करके क्वेश्चंस कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, है ना? आइए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। If the ploidy of a female plant is hexaploid है, 6 है, ठीक है, then what will be the ploidy of, अब आपको प्लॉइडी बतानी है, ठीक है, इसकी मेगास्पोर मदर सेल की, देन मेगास्पोर की, देन एंटीपोडल सेल की, फीमेल गैमीट की, एंड एम्ब्रियो सैक की। चलिए बताइए, तो अगर फीमेल प्लांट हेक्साप्लॉइड है तो मेगास्पोर मदर सेल वो भी हेक्साप्लॉइड होगी, क्योंकि जो प्लॉइडी है वो मेगास्पोर मदर सेल की और प्लांट की सेम रहती है। क्यों? क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल माइटोटिक डिविजन्स के ही रिजल्ट से बनता है, तो सेम ही रहेगी। लेकिन मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर बनता है तो मियोसिस होता है, और मियोसिस में क्या होता है? प्लॉइडी हाफ हो जाती है। तो अगर 6n प्लॉइडी है मेगास्पोर मदर सेल की, तो मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 3n। अब मेगास्पोर से ही माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू बनता है क्या? पूरा एम्ब्रियो सैक। तो इसमें प्रेजेंट हर एक न्यूक्लियस की जो प्लॉइडी है वो क्या होती है? एग्जैक्टली सेम एज द प्लॉइडी ऑफ मेगास्पोर, या हाफ द प्लॉइडी ऑफ मेगास्पोर मदर सेल और द फीमेल प्लांट। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो मेगास्पोर की प्लॉइडी के बराबर ही होगी इनकी प्लॉइडी। एंटीपोडल सेल 3n, फीमेल गैमीट 3n, एम्ब्रियो सैक भी जो रिप्रेजेंट करता है वो उसी सब प्लॉइडी को रिप्रेजेंट करता है, तो इट विल आल्सो बी 3n। क्योंकि इसमें प्रेजेंट हर एक सेल की प्लॉइडी 3n है, तो एम्ब्रियो सैक को भी हम रिगार्ड करेंगे एज 3n। ठीक है, तो इस तरह से हमने एम्ब्रियो सैक पर बेस्ड डिस्कशंस किए, उस पर क्वेश्चन कुछ एक दो सभी पॉइंट्स थे, तो सभी क्वेश्चंस हैं तरह के वो सॉल्व किए।
तो आई होप एम्ब्रियो सैक पर बनने वाले क्वेश्चंस आप यहाँ से ही आपको मिलेंगे। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ के रखिए, उसके अंदर ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम और डिस्कशंस इसके कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्दर आगे का टॉपिक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक वाइज जाते हैं, देखते हैं क्या है टॉपिक, उसके हिसाब से अपन स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, तो अपना बैकलॉग में मेंटेन करिए, इसको पूरा पढ़ के रखिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।